अमिताभ बच्चन जी, जिसको इस देश के लोगों ने अपनी आंखों पे बैठाया, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो तो सवाल करते थे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने केबीसी में कि पनामा पेपर्स में किन किन लोगों के नाम है। ए ऐश्वर्या राय, बी अभिषेक बच्चन, सी अमिताभ बच्चन या फिर डी सारे। तो सही आंसर है सारे, ऑल ऑफ द अबव। और देखिए कमाल की बात, ये तो कहते थे कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लाइन शुरू हो गई, पहले अभिषेक को एक मामले में इंटरोगेट, अभी जो है ऐश्वर्या राय को इंटरोगेट, और अमिताभ बच्चन का भी नाम उनको अलग से इंटरोगेशन होगी तीसरा। तो सारे लोगों की लाइन लग गई। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का ही नाम नहीं है इसके अंदर, कभी ये समझ रहे हो? इसके अंदर तो नवाज शरीफ का नाम था और पाकिस्तान की सत्ता हिल गई। 10 साल की जेल नवाज शरीफ को हो गई, इतना बड़ा मामला बन गया। और पनामा पेपर्स ने पूरे विश्व के वीवीआईपी लोगों को हिला करके रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और जिस प्रकार से पनामा पेपर में जिस प्रकार से ऐश्वर्या से जिस प्रकार से सरकार द्वारा पूछताछ की जा रही है, और इसका सबसे प्रथम बार खुलासा किया था मंजीत डागर जी ने, और हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे क्या तथ्य हैं और क्या रहस्य। सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर्स में है। इसका खुलासा पिछले ही साल हमने कर दिया था, और मल्टीपल चैनल्स को इंटरव्यू देते वक्त मैंने खुद सुशांत सिंह राजपूत के केस में अनेकों बार पनामा पेपर्स का नाम लिया है। और आपको ये मैंने 11 सितंबर को पिछले साल एक चैनल को इंटरव्यू दिया और अलग अलग चैनल्स को दिया। और मैं और इससे भी आगे की बात बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये पनामा पेपर्स क्या है, काले धन के पेपर्स हैं। और इसमें ऐश्वर्या राय का जो नाम है ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से है। लेकिन क्योंकि पनामा पेपर्स जो सामने आए हैं वो आए हैं 3 अप्रैल 2016 को सामने, तो इसमें ये असलियत में है क्या है पनामा, ये भी चीज़ समझने की कौन से पेपर्स हैं, क्या क्या लफड़ा है, क्या आफत है ये। देखिए, 100 देशों के पत्रकारों ने गुप्त संगठन बनाया आई से आईजे नाम का। उस गुप्त संगठन ने एक सर्वर हैक किया पनामा का। पनामा नाम का एक छोटा सा देश है लैटिन अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर एक लॉ फर्म, एक कंपनी के पास में सारे काला धन रखने वालों की डिटेल थी, और वहाँ का सर्वर हैक करके उस गुप्त संगठन ने ये प्राप्त किया। और ऐश्वर्या राय का नाम इसमें था क्योंकि ऐश्वर्या राय का जो धन है वो एक कंपनी में लगा हुआ है, मोजेक फोन्सेका नाम की कंपनी के अंदर, वो एमेक पार्टनर्स नाम की कंपनी के अंदर लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अभी ऐश्वर्या राय से जो इंटरोगेशन है वो दिल्ली के अंदर हुई है, ना कि मुंबई के अंदर। दिल्ली का के अंदर जो ईडी का हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, वहाँ पे हुई है। पसीने पसीने आ गए उसको, चेहरा उतर गया, क्योंकि इससे पहले 2 बार सम्मन जा चुके थे, आई ही नहीं थी वो। लेकिन अब जब देखा कि ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है, इसलिए चली आई यहाँ पर, और 7 घंटे तक पूछताछ हुई। अभी आगे भी होगी पूछताछ, और हो सकता मुंबई के ऑफिस में अलग से हो, मुंबई में जो ईडी का ऑफिस है। अभी तो दिल्ली आना पड़ा उनको। सीनियर मामला था। मामला इसलिए उठ गया क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट में उठ गया, और यहाँ पर पंकज चौधरी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसको जवाब देना पड़ गया इस विषय में। इसलिए, और सिर्फ ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का ही नाम नहीं है इसके अंदर, कभी ये समझ रहे हो? इसके अंदर तो नवाज शरीफ का नाम था, और पाकिस्तान की सत्ता हिल गई। 10 साल की जेल नवाज शरीफ को हो गई, इतना बड़ा मामला बन गया। और पनामा पेपर्स ने पूरे विश्व के वीवीआईपी लोगों को हिला करके रख दिया। इसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम, कंपनीज के सीईओज के नाम, इसके अंदर जुडिशरी के लोगों के नाम, ब्यूरोक्रेट्स के लोगों के नाम, हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़। बताइए, कोई साधारण मसला है क्या? लेकिन अगर सत्ता हिली पाकिस्तान के अंदर और नवाज शरीफ को 10 साल की न सिर्फ जेल हुई बल्कि उसे इलेक्शन लड़ने से महरूम किया गया, किसकी याचिका पर? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट इमरान खान की याचिका पर, तब वे सत्ता में नहीं आए थे। और मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या है, ये आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बॉलीवुड के स्टार बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? उसका कारण पता है क्या है? ये हमने पिछले साल भी खुलासा किया था, आज फिर से कर देते हैं। इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खेल हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों का काला धन विदेशों में लगा हुआ है, और उस पर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है, और टैक्स हेवन के थ्रू ये गया है। टैक्स हेवन किसे कहते हैं? जहाँ पे टैक्स की छूट है, जैसे कि दुबई बहुत बड़ा टैक्स हेवन है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, चाहे आप कितना भी कमाइए। पनामा टैक्स हेवन है, वहाँ पे भी टैक्स की छूट है, कितना भी कमाइए वहाँ पे भी जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसी तरीके से ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, जहाँ पे ऐश्वर्या राय ने एक कंपनी बनाई हुई थी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अंदर, और ये कंपनी जो है ये सारा धन गया है दुबई के रास्ते। भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है।
आपको बता देते हैं हम। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि भारत का 43% मनी दुबई के रास्ते बाहर गया। तो दुबई के अंदर ISI और अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नियंत्रण है, कंट्रोल है, और वो लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं। इसीलिए लोग ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं बोले। और इतना ही नहीं है, आज जब मामला उठा तो जया बच्चन जी बताइए पार्लियामेंट में खड़े होकर के, और वहाँ क्या कहने लग रही है कि भाई बीजेपी वालों कह रही है कि तुम्हारे बुरे दिन आ जाएंगे। और पहले वो ड्रग के मामले में जो उनके पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। तो मतलब ये काम करने के लिए आए हो आप? आपको किस चीज़ के पक्ष में खड़ा होना चाहिए? दिशा सालियान जो कि ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी, उसके लिए खड़ी होती, 2 शब्द पार्लियामेंट में उसके लिए बोल के दिखाती, उसके न्याय की मांग करके दिखा देती, तो इस देश के लोग उसके लिए तालियां बजाते और जो उसको उसके लिए सहानुभूति दर्शाते। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, ये नहीं किया मेरे भाई। अमिताभ बच्चन जी, जिसको इस देश के लोगों ने अपनी आंखों पे बैठाया, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो तो सवाल करते थे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने KBC में कि पनामा पेपर्स में किन किन लोगों के नाम है। A ऐश्वर्या राय, B अभिषेक बच्चन, C अमिताभ बच्चन, या फिर D सारे। तो सही आंसर है सारे, ऑल ऑफ द अबव। और देखिए कमाल की बात, ये तो कहते थे कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लाइन शुरू हो गई, पहले अभिषेक को एक मामले में इंटरोगेट, अभी जो है ऐश्वर्या राय को इंटरोगेट, और अमिताभ बच्चन का भी नाम, उनको अलग से इंटरोगेशन होगी तीसरा। तो सारे लोगों की लाइन लग गई। कह रहे थे एक विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, ठीक है, विजय दीनानाथ चौहान, मोजेक फोन्सेका कंपनी जो पनामा के अंदर है उस पर है। और पता ही ये कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ थी? जो ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन ने अपना पैसा एक ऐसी जो है फर्जी कंपनी में लगाया जो रजिस्टर्ड थी पनाम, जो है वहाँ पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पड़ता है लैटिन अमेरिका में, लेकिन वो लैटिन अमेरिका में बेशक है, लेकिन उस पर राज चलता है ब्रिटेन की सरकार का। वहाँ का जो शासक होता है उसे गवर्नर कहते हैं, उसकी रिपोर्टिंग ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को है। और सिर्फ वही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ही नहीं है टैक्स हेवन, एक जर्सी नाम का टैक्स हेवन भी है, वो भी ब्रिटेन में ही पड़ता है। इसी तरीके से कैमन आइलैंड नाम का भी है, वो भी ब्रिटेन के अंदर पड़ता है। थोड़े से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि जर्सी नाम का जो आइलैंड मैंने अभी बताया आपको, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, वो अलग है, और जो अमेरिका के अंदर एक न्यू जर्सी अलग है, और उस न्यू जर्सी में एक जर्सी नाम का शहर भी है। कभी लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको। और एक बात बता दूं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है भाई, देखो ऐश्वर्या राय ने इस धन की कोई भी जानकारी भारत सरकार को नहीं दी, इसलिए इसको काला धन कहते हैं। काला धन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टैक्स की चोरी है। टैक्स की चोरी मतलब रिजर्व बैंक और भारत सरकार को कोई जानकारी आप नहीं दे रहे, यानी गुप्त तरीके से आप कहीं पर धन लगाते हो। जैसे मैं बता दूँ उदाहरण के तौर पर, शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ा बंगला दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड पर लिया है, और वो उसको गिफ्ट किया गया, वो कह रहा मुझे गिफ्ट किया गया है। और भारत के अंदर लॉ है, जो फेमा का लॉ है, फेमा का लॉ मतलब जो अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका भी लॉ है कि अगर आप जिस देश के नागरिक हो उनको जानकारी देनी पड़ेगी, गिफ्ट में मिली हुई प्रॉपर्टी की भी जानकारी देनी पड़ेगी। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान को नोटिस दिया था कि अब ओ बाजीगर, बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तो कितने बड़े जादूगर हो, तो दुबई में जो पाम जुमेरा आइलैंड पे जो तुमने बंगला लिया है इसकी जानकारी दे दो। लेकिन जानकारी नहीं दी, और इसीलिए जो ये सारे खेल चल रहे हैं। और मैं बता दूँ आपको एक बात और, देखिए खेल क्या है, ड्रग्स के मामले चल रहे हैं मुंबई के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं वहाँ पे, कास्टिंग काउच के मामले चल रहे हैं वहाँ पे, और उन पे एजेंसीज की इतनी नज़र है, ये कह रहे हैं कि मुंबई के ही पीछे पड़े हैं। अरे भैया क्यों नहीं, इंडिया का रेवेन्यू इतना सारा जा रहा है वहाँ से, वहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब वहाँ से इंडिया का सारा बिजनेस गवर्न होता है बॉम्बे से, उस पर नज़र रखती है भारत की एजेंसी। और क्यों नहीं रखेंगी नज़र, उनको रखना ही चाहिए नज़र। ये क्या हवाला के काम और ये आज से चल रहे हैं? हवाला के काम, ड्रग्स के काम, मनी लॉन्ड्रिंग के काम ये आज से चल रहे हैं? ये तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क आज से काम कर रहा। हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड का डॉन था, उसने फिल्मों में पैसा लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम ने लगाना स्टार्ट किया, इसके बाद अबू सलेम से लेकर के इकबाल मिर्ची तक पूरी लंबी फेरिस्त है। कौन निकालेगा उसको, बताइए आप मुझे। लेकिन आज हालात ये है कि आज एजेंसीज को ये छूट है कि वो किसी से भी इंटरोगेट कर सकती हैं। अब इनके पसीने क्यों छूटे हुए हैं? पसीने इसलिए छूटे हैं, उसका कारण सुन लीजिए आप। पहले क्या था कि इसमें कानून जो इतना सख्त नहीं था। 1999 में अगर कोई विदेश में अपना काला धन रखता है तो उसके लिए कानून था फेमा का। 1999 में वो कानून आया था फेमा का, लेकिन उसमें केवल 5 साल सजा थी, सज़ा बहुत कम थी। इसलिए 2002 में एक नया कानून लेकर के आई वाजपेयी सरकार, और वो था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें सज़ा बढ़ा दी, 7 साल कर दी गई। लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा, और ये सोचा कि भाई ये तो टैक्स चोर मानेंगे नहीं, तो 2015 में एक और कानून लेके आए, ब्लैक मनी एक्ट, और उसमें सज़ा कर दी सीधे 10 साल। तो इसलिए ये तिल मिलाने लगे और इनके पुराने केस खुलने लगे, क्योंकि 1 बाय 1 सबको जो है लाइन पे लेना है। और मैं और बता दूं इसमें एक जानकारी और, अब लोग ये भी कहेंगे भाई इसमें कार्रवाई आगे तक कहाँ तक बढ़ेगी। देखिए सबसे पहले जब आपके पास एविडेंस आ जाते हैं
एविडेंस आने के बाद इंटेरोगेशन हो जाती है तो वो कोर्ट को पेश करने पड़ते हैं, तभी आप चार्जशीट लगा सकते हो। इसमें टाइम भी लग जाता है कई बार, क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को हुई थी ना, और यहाँ इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के मैं बता दूँ आपको, अब लोगों को ये मीडिया जानकारी देते तो है नहीं, इसलिए हम बताते हैं। मुंबई की फिल्मों में हवाला का और ब्लैक मनी का पैसा लगा है, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के अंदर हवाला और ब्लैक मनी का पैसा लगा हुआ था, और उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर था नाजिम रिजवी, और नाजिम रिजवी को जेल हुई थी। और सुनिए मैं बता दूं आपको, भरत शाह फिल्मों का सबसे बड़ा फाइनेंसर, वो भी 1.5 साल जेल में रहा। अब ये जानकारी देते नहीं है, इसलिए लोगों में नेगेटिविटी फैलती रहती है। यही तो खेल है सारे के सारे। लेकिन अब वीवीआईपी लोगों पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, आर्यन खान को गिरफ्तार किया, समीर खान को गिरफ्तार किया, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, और तमाम बॉलीवुड के लोगों को लाइन में लगा करके इंटेरोगेशन की हुई। बताइए कब हुई है? आपके जीवन काल में सुना आपने, देखा आपने? अब होनी शुरू हुई है, क्योंकि इस देश में जनमत तैयार हुआ है।